नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है इमरान पटेल और आज हम देखेंगे 25 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। खास मुद्दों में ओवर डिसेंट्रलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा विकेंद्रीकरण करो तो क्या तकलीफ आती है। आयरिस नाम की नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, फिर ये ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज समिट होने वाली है, उसमें क्या मसले हैं, और एग्रीकल्चर का एक सर्वे और उसकी मदद से फार्मर की इनकम को कैसे डबल किया जाए। सबसे पहले पेज 1, लंबी चौड़ी कहानी है फेसबुक के बारे में। कुल मिलाकर उसका जिस्ट ये है कि फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र भारत में हैं, करीब 30 करोड़ से ज़्यादा। मतलब उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब कुछ मिला लो तो कम से कम 30 करोड़ भारतीय ऐसे, इनमें से कम एक आध ऐप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक का 87% बजट वो अमेरिका में फेक न्यूज़ हटाने में इस्तेमाल करता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोग हैं उसके पास यूज़र, लेकिन सारा फेक न्यूज़ और हेट स्पीच हटाने का काम अमेरिका में हो रहा है, जिसके चलते भारत में ज़रूरी संसाधन और कोशिशें नहीं लगाई जाती, जिसके चलते ये सब प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसके बाद एक दूसरी कुछ न्यूज़ आइटम थी, एम्पैथी फॉर वीकर सेक्शन। कुछ मामला ऐसा चल रहा है कि दिल्ली के अंदर माँ बाप, खासकर लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली के माँ बाप ये मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक स्कूल वापस शुरू किए जाएं, लेकिन वो सब टाइम पर क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका एक कारण किसी नेता ने ये बताया कि दिल्ली के जो नेता और ऑफिसर हैं उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई है, क्योंकि वो तो सब ई लर्निंग और लैपटॉप मोबाइल से सब पढ़ ही रहे हैं, इसलिए उनको खुद के घर में तकलीफ नहीं दिखती, इसलिए उनको लगता है कि पूरी दुनिया में सब गुलाबी गुलाबी है, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट सो कीन टू स्टार्ट द थिंग्स। और उसी तरह हम पाते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स भी जो क्लास 9 और उसके ऊपर शुरू किए गए, तो सरकारी स्कूल में क्लास 9 और ऊपर में 80% अटेंडेंस है, प्राइवेट स्कूल में हार्डली 10 to 20% अटेंडेंस है, क्योंकि उधर भी जो अमीर माँ बाप हैं वो सब अपने बच्चों को बोलते हैं घर बैठ के ही तुम पढ़ाई करो वरना कोरोना हो जाएगा। हाँ, तो इसमें समझना क्या है कि ये सब ऑफिसर्स वगैरह को भी वीकर सेक्शन की समस्याओं के बारे में दे नीड टू बिकम मोर सेंसिटिव। आगे बढ़ते हैं, पेज 2 में कुछ काम का नहीं। पेज 3 में वो जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और आरएसएस लीडर राम माधव की तू में चल रही है कि ये धांधली हुई थी, ये करप्शन, कुछ काम का नहीं। आगे बढ़ो, पेज 4, उसमें रोल ऑफ पेरेंट्स इन ड्रग डी एडिक्शन। ये मामला कुछ ऐसा है, इसको केस स्टडी के रूप में सपोज आपको पूछा जाए इंटरव्यू में कि गुजरात में एक क्रिकेटर है, उसकी माँ पुलिस थाने में आती है और आप पुलिस ऑफिसर हैं, और माँ शिकायत करती है कि मेरे बेटे और बहू को गलत सोबत के चलते नशे की आदत है। माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ बिकॉज ऑफ बैड कंपनी दे आर ड्रग एडिक्ट्स, प्लीज टेक एक्शन। अब अगर इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाए एंड आस्किंग कि आप पुलिस ऑफिसर है, आप क्या करेंगे, कई सारे लोग वो कहेंगे हाँ मैं जाके उसको अरेस्ट कर दूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है, देखिए ट्विटर पर जो लिंच मॉब होता है उसकी और ऑफिसर के काम करने के तरीके में अलग होना चाहिए। कि बाय डिफ़ॉल्ट मान लेला अच्छा क्रिकेटर है, बॉलीवुड का हीरो है तो गांजा लेता ही होगा, पुलिस ऑफिसर ने ऐसा मान के नहीं चलना, उसने इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया, पहले तो पुलिस घर गई, जांच किया तो कचरे के डब्बे में कुछ फेंकी हुई यूज्ड सिरिंज पाई गई, इंजेक्शन पाए गए। फिर उसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया तो अच्छा उसमें तो वो नशा किया था, ऐसे सब द्रव्य के रेसिड्यू अवशेष पाए गए, फिर जाके सबको पकड़ा है। तो इसमें सोचना क्या है, एक तो ये चीज़ कि शिकायत मिले तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, पहले प्राथमिक जांच प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है। दूसरी चीज़ माँ बाप की जिम्मेदारी है। कई बार बच्चे को नशे की आदत हो लेकिन वो बताते नहीं, लेकिन ये केस में हम पाते हैं कि ये जो माँ थी उसने खुद ही जाके पुलिस में शिकायत की, क्योंकि बदनामी की डर से अगर आप बताएंगे नहीं तो वो कभी उसका सॉल्यूशन आएगा नहीं। और तीसरा ये समझना है, आधुनिक भारत में आधुनिक नारी की बदलती मूल्य व्यवस्था, कि जहाँ पत्नियाँ और बेटियाँ भी नशा कर रही हैं। क्रिकेटर की पत्नियाँ भी नशा कर रही हैं पति के साथ, और एक आध फिल्म स्टार है उनकी बेटी भी खुद तो गांजा फूंकती और दूसरे को भी गांजा सप्लाई करवाती है व्हाट्सएप चैट से, ऐसे कुछ आरोप लग रहे हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, पेज 8, लीडरशिप। कॉलम में कुछ बात है कि भारत में पॉलिटिकल लीडर्स के महानता के बारे में जब डिबेट होती है तो वो कैसे विकृत स्वरूप धारण करती है। इट इज़ ऑलवेज माई ग्रेट मैन वर्सेस योर ग्रेट मैन। मतलब बात ऐसी है भारत में राजनेताओं के बारे में स्वस्थ डिबेट और चर्चा विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा मेरा महापुरुष
बनाम आपका महापुरुष। ऐसे लोग लड़ाई में उतर जाते हैं कि नेहरू बनाम सरदार पटेल, गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस, गांधी बनाम सावरकर वगैरह। तो इसमें होता यह है कि ऐतिहासिक व्यक्ति की बायोग्राफी यानी जीवनी का जो मूल्यांकन होने चाहिए उसकी जगह वो बन जाती है हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी मतलब किसी संत महात्मा की जीवनी को लिखा गया हो, ऐसे सब बड़ा चढ़ाकर हर चीज़ को बताया जाए, ये हो जाता है। और उसके चलते वो जो महापुरुष है उसको व्यक्ति के रूप में उसका मूल्यांकन नहीं होता, वो मतलब साधु महात्मा है, ऐसी पूरी नैरेटिव चली जाती है। अब ऐसे केस में अगर वो जो भी महापुरुष थे उनके निजी जीवन में कोई समस्या हो तो वो सबकी स्वस्थ चर्चा हो नहीं सकती, नज़रअंदाज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी के एक बेटे थे हरीलाल। हरीलाल को शराब, जुआ, महिलाओं से अवैध संबंध, ऐसी सब बुरी लत थी। गांधी जी ने खुद एक बार लेटर में ऐसा कुछ लिखा था उसके खिलाफ। तो इसमें गांधी जी के अपने ग्रैंडसन राजमोहन गांधी ने एक किताब में ऐसा पाया कि गांधी जी ने अपने बच्चे और पत्नी को ज़्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई के जुनून में वो सब भुला चुके थे और वो उनका ध्यान फ्रीडम स्ट्रगल में ज़्यादा था। पेरेंट और हस्बैंड की रोल उन्होंने ज़्यादा अच्छे से निभानी चाहिए थी। अब आप सोचिए, वर्तमान समय में अगर किसी के बच्चे को नशे की आदत हो, गलत काम करता हो, तो आपने परवरिश पे क्यों ध्यान नहीं दिया, ऐसे हम इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन राष्ट्रपिता के संदर्भ में ऐसी चर्चा नहीं हो सकती, बिकॉज योर ग्रेट मैन वर्सेस माई ग्रेट मैन। उसी तरह सावरकर, तो उन्होंने कास्ट रिमूवल या कास्ट एलिमिनेशन, जाति उन्मूलन के बारे में एक बहुत ही कड़क शब्दों में निबंध लिखा था और आंदोलन भी किया था। लेकिन उनके कुछ आधुनिक समर्थक वो उनकी जो कास्ट रिफॉर्म वाली वो जो बात कर रहे थे उसकी जगह नहीं, वो तो एक ब्राह्मण प्रतीक थे, ऐसा करके अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द इश्यूज़ इन द पॉलिटिकल डिबेट्स इन इंडिया। तो हाँ, वो सब निबंध में मेंस पेपर फॉर लीडरशिप, वैल्यू सिस्टम वगैरह वगैरह में आप सोचने लिखने के कुछ मुद्दे। आगे बढ़ते हैं, पेपर फॉर एम्पैथी टूवर्ड्स LGBT कम्युनिटी। मित्रों, नेशनल मेडिकल कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन वो सब का काम देखती है। उन्होंने कुछ नया एक डायरेक्टिव जारी किया है कि ये सब किताबें जो हैं पढ़ाई की, चिकित्सा, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, उसमें समलैंगिक और किन्नर यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता जताई जाए। ऐसा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकल टेक्स्ट बुक है उसमें ये लिखा है कि ट्रांसजेंडर इज़ अ डिसऑर्डर, किन्नर होना वो एक रोग है, जबकि वो बात गलत है। दूसरा, कुछ साइकोलॉजी वाली किताबों में ऐसा लिखा गया कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन मतलब ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं, कन्वर्जन थेरेपी मतलब जो होमोसेक्सुअल पर्सन है उसको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर दे के उसकी साइकोलॉजिकल रिफॉर्म लाई जाए ताकि उसके दिमाग से होमोसेक्सुअलिटी उतर जाए, ऐसी कन्वर्जन थेरेपी। मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले एक जजमेंट में बोला था ये सब गलत है, बंद कराओ इसे। तो ऐसी जो टेक्स्ट बुक में ये सब कन्वर्जन थेरेपी दी गई हो उसे भी हटाना होगा। और IPC सेक्शन 377 उसमें हमने सब जानते हैं कि कंसेंशुअल एडल्ट के बीच होमोसेक्सुअल रिलेशन हो तो वो डिक्रिमिनलाइज किए गए, उसमें जेल नहीं हो। लेकिन फिर भी कुछ किताबें ऐसी उसमें अभी भी पुराना ही चलता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ IPC ऑफेंस वगैरह। तो वो सब सुधारने की ज़रूरत फॉर द एम्पैथी टूवर्ड्स LGBT कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं, पेज 9, उसमें एक बड़ी सी कॉलम दी गई है। कुल मिलाकर उसका जिस्ट ऐसा है, ये देखो, पर हेक्टर में से कितनी इनकम होती है। जम्मू कश्मीर में कितनी, 40,000 रुपये। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? केसर उगाए, सेब उगाए, सेफ्रॉन एंड एप्पल्स, वो अखरोट उगाए, वॉलनट्स वगैरह, तो हो सकता है। केरला में भी वो सब कैशू एंड दूसरे जो भी प्लांटेशन क्रॉप्स हो। मेघालय में भी उसके जो भी एग्जॉटिक टाइप के स्पाइसेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उसी तरह देखिए हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, और उसमें हम पाएँ कि पंजाब तो वो करीब पीछे है, हरियाणा पीछे है, बिहार पीछे है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ गेहूँ चावल की ज़रूरत से ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब पर ध्यान कम दिया जा रहा है। अब गेहूँ चावल की ज़्यादा उगाई क्यों ख़राब है आप जानते हैं? ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, भूमि जल की बर्बादी होती है, पराली जलाने से वायु प्रदूषण, बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू जिसके चलते दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम। तो क्या किया जाए? पंजाब में मकई यानी कॉर्न की सरकारी खरीद के लिए जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ऐसा
मेज़ कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब बनाया जाए और इतनी सारी मकाई खरीद के उसका बायो इथेनॉल बनाया जाए। और याद करो हमने आगे पढ़ा था E20 प्रोग्राम, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसमें वो बायो इथेनॉल का इस्तेमाल हो, ऐसे सब सजेशन दिए गए। आगे बढ़ते हैं पेज 10। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करने वाले हैं। कुल मिलाकर उसमें बात क्या, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। क्या असल में वो लॉन्च करें, फिर और सेलिएंट फीचर आएंगे तो वापस इसको पढ़ेंगे। फिर एक मुद्दा है मेंस पेपर 2 में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लोकल बॉडीज़। वैसे मुद्दा तो कुछ लोकल बॉडीज़ ऐसा है, लेकिन आप अगर पुराने पेपर देखें तो हमेशा एक ही नेगेटिव टोन में पूछते हैं कि लोकल बॉडी की प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो एक प्रॉब्लम ये है ओवर डिसेंट्रलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा विकेंद्रीकरण। पहले ये जो पूरा दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक था, लेकिन 2012 में उसके 3 बंटवारे हो गए कि नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग और ईस्ट का अलग, ये येलो कलर वाला। तो ऐसे 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए गए। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इधर ये जो साउथ वाला इलाका है वहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स में अच्छी इनकम होती है। वहाँ यूज़र फीस के नाम पे ये जो गटर पानी वगैरह के पैसा लिया जाता होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वो लोग टाइम पे भर देंगे। लेकिन सामने ये जो नॉर्थ वाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट वाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ टाइम पे पेमेंट आते नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे भरते नहीं, इलीगल कॉलोनी की समस्या है। नाउ थिंक अबाउट इट, हाउ दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम। होता ये है मित्रों कि ये पूर्व और उत्तर दिल्ली के नगर निगम में आमदनी अच्छी नहीं है, तो वक्त पर अपने कर्मचारियों को वो सैलरी, वेतन, तनख्वाह नहीं दे पाते, तो वो सरकारी कर्मचारी बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर साफ़ सफाई, मच्छर नियंत्रण, वो जितना डेंगू फ्यूमिगेशन काम ठीक से नहीं होता, और फिर डेंगू का प्रॉब्लम और बढ़ते जाता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में वो मरीज़ बढ़ते जाएँ, फिर वहाँ पर डॉक्टर को हमारी सैलरी नहीं हुए, एंड द प्रॉब्लम गेट्स एग्रीवेटेड। तो एक मांग ऐसी चल रही है कि इन तीनों नगर निगमों का वापस विलीनीकरण हो जाए, मर्जर हो जाए, एक बन जाए। जैसे वो सब विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया, उससे फ़ायदा क्या हो, सिनर्जी ऑफ द ऑपरेशंस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज। समझते हैं, मान लीजिए 3 नगर पालिका है, तो 3 अकाउंट ऑफिसर होंगे जो अपने अपने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें स्टाफ सैलरी के सब बिल और डॉक्यूमेंट बनाते होंगे। तो आज की तारीख में सब टॉली और दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए काम होता है, तो एक ही अकाउंट ऑफिसर एक माउस क्लिक करे तो 20 लोगों की भी सैलरी कर सकता है, 200 की भी, और 2000 वर्कर भी सैलरी भी एक क्लिक से उसका सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाए, सबके बैंक खाते में पैसा चला जाए, ऐसा हो सकता है। बट बिकॉज देर आर 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सो यू हैव टू हायर 3 अकाउंट ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो कम हो जाए, अगर विलीन कर दो तो एक ही आदमी से वो काम हो सकता है वगैरह। सो लाइक दैट इट कैन हेल्प। उसी तरह 3 अलग अलग जगह पर कितनी सारी ऑफिस और कितने सारे ऑफिसर और उनके ऑफिसर के रूम में बिजली और एसी का खर्चा, वो सब कम हो जाए अगर एकीकरण कर दिया जाए। सो समटाइम्स ओवर डिसेंट्रलाइजेशन, अति विकेंद्रीकरण भी उपयोगी नहीं है। हाँ, तो वो सब केस स्टडी और मेंस पेपर 2 में सोचने लिखने के मुद्दे, गवर्नेंस इश्यूज़। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, G20 समिट जो इटली में होने वाली है और क्लाइमेट चेंज समिट जो ग्लासगो में होने वाली है। पेज 12 में उसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है, क्लाइमेट समिट एट ग्लासगो UK। उसमें मुद्दे क्या हैं, मुद्दे कुल मिलाकर ये है कि पेरिस संधि, पेरिस डील जो हुई थी आई थिंक 2016 में, असल में उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, उसके सब नियम बनाने। दूसरी चीज़ है क्योटो प्रोटोकॉल में था कार्बन क्रेडिट मार्केट, वो ऐसा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने अपना एमिशन कम करना था, अगर नहीं कर पाए तो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना ऐसे देश अगर रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा सब प्रोजेक्ट करें तो उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और वो सारे पॉइंट्स या कैशबैक या जो भी उसको बोलना है वो सारा अमेरिका खरीद लेगा और अपना कोटा कंप्लीट करेगा। ऐसा कार्बन मार्केट था। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि चीन, भारत और ब्राज़ील ने ऐसे ढेर सारे कार्बन क्रेडिट या कैशबैक पॉइंट हासिल कर लिए, लेकिन क्योटो वाली चीज़ अब बंद हो गई। अभी पेरिस डील आया, उसके बाद वो वाले पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली इंडिया, चाइना बोलता है यूज़ करने दो, हमारा सब पॉइंट अक्यूमुलेट हुआ है। लेकिन विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री क्या बोलते हैं, नहीं वो सारा पॉइंट रद्द करो, वापस जीरो से काउंटिंग शुरू करो। तो वो सब, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बर्निंग इशू इन द ग्लासगो समिट। तीसरी चीज़ है कि 2060 तक नेट ज़ीरो एमिशन, जो कल हमने देखा था सऊदी ने बोला है, उससे पहले चीन ने भी बोला है
कि हम इतने सब क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है तो सामने उतना एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि नेट एमिशन शुद्ध रूप से कार्बन उत्सर्जन जीरो शून्य हो जाए। भारत ने वैसे इसकी अभी तक कोई टाइमलाइन तय नहीं की, तो ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है कि कुछ देश ये कहेंगे ऐसी ज़बरदस्ती क्यों चीज़ थोपी जा रही है, या फिर कुछ ऐसा बोलेंगे 2060 बहुत देर है, अभी 2030 में करो वगैरह। और ये भारत चीन जैसे 24 कंट्रीज़ ने ग्रुप बनाए, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ या LMDC। वो लोग ये चाहते हैं कि ऐसी कोई टाइमलाइन थोपी नहीं जाए नेट ज़ीरो एमिशन के बारे में। एक और भी ग्रुप बन रहा है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, यानी आइरिस ग्रुप। कुल मिलाकर बात यह है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UK और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़, छोटे टापू वाले देश जैसे कैरेबियन, मेडिटेरेनियन, साउथ चाइना रीजन में वगैरह, जो कुल ऐसे 58 नेशंस हैं, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। टापू देशों में मजबूत टिकाऊ बुनियादी और संरचना के लिए फंड बनेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड $10 मिलियन देने वाले हैं, आइरिस संगठन है वगैरह वगैरह। फिर एक और एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है, हाउ यूट्यूब वर्क्स, विच वीडियोज़ टू रेकमेंड। ये हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, दो कारण से। एक तो एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करता है। यूट्यूब पे सर्च करो UPSC एक बार, फिर जितनी बार खोलोगे तो आपको वही सब रॉयल एंट्री वीडियो दिखाता रहे, दैट इज़ यूट्यूब एल्गोरिदम। पेज 13 पे चलें। कोलंबिया का सबसे मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड पकड़ा गया। अब इस पर नेटफ्लिक्स वाले वापस कोई सीरीज बना सकते हैं, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। क्यों? अपना नियम नंबर 5, एक था टाइगर एंड जेम्स बॉन्ड, थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इंटरनेशनल रिलेशन फॉर पेपर 2, चाइना ने नया कानून बनाया, लैंड बॉर्डर लॉ। चाइना के कुल मिलाकर 14 देशों के साथ भूमि सरहद है, उसमें भारत और भूटान के साथ उसने लैंड अग्रीमेंट नहीं किया, बाउंड्री अग्रीमेंट नहीं किया, बाकी सबके साथ किया है। अब ये जो कानून बना है उसमें ऐसी बात है कि ज़रूरत पड़े तो चीन का ये ज़मीनी सीमा के लिए नया कानून, तो चीन सरकार अपनी सीमा बंद कर सकती है युद्ध के दौरान, और दूसरा सीमा क्षेत्र में इलाकों का विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए कदम लेगी। दे विल टेक इनिशिएटिव्स फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज। चीन का इनाम लिया तो एटीट्यूड टूवर्ड्स फीमेल एस्ट्रोनॉट्स। चीन अब तक करीब 2 महिलाओं को स्पेस में भेज चुका है, लेकिन उनकी जो मीडिया और ऑनलाइन डिबेट है उसमें महिलाओं के प्रति घृणा अभी भी जारी है। वो ऐसी चर्चा होती है उनके सब न्यूज़ चैनल और डिबेट में कि अवकाश यात्री महिला अवकाश में मेकअप लगाएगी तो ही अच्छे से काम कर पाएगी, ऐसा जोक मारते रहते हैं पूरा दिन। मतलब ये क्या है, लैंगिक कटाक्ष, जेंडर या सेक्सिस्ट कमेंट या जोक। दूसरा, वो ऐसा दिखाते हैं कि ये जो स्पेस एस्ट्रोनॉट गई, फीमेल एस्ट्रोनॉट, तो उसकी 5 साल की बेटी तो अभी भी पृथ्वी पर है, तो ये माँ को अपनी बेटी की सब याद आएगी और वो अवकाश में अच्छे से अपना काम, नौकरी नहीं कर पाएगी। सोचने वाली बात यह है कि उसके साथ जो 2 मेल एस्ट्रोनॉट भी गए, पुरुष सहकर्मी अवकाश यात्री, उनके भी तो घर पे बच्चे हैं, लेकिन वो बाप को बेटे को याद नहीं आएगी और वो फिर भी ठीक से काम कर पाएगा। ऐसा मतलब वो सब साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं, वो मदर है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। सो दैट इज़ द एटीट्यूड टूवर्ड्स फीमेल एस्ट्रोनॉट्स। पेज 14, उसमें इकोनॉमी के समाचार वैसे कुछ खास काम के नहीं। गिफ्ट सिटी में नया री इंश्योरेंस के कंपनियों को अनुमति दी गई। सिंगापुर ने कुछ कोरोना के लॉकडाउन के नियम आसान किए। तीसरा मुद्दा कुछ फिशरीज़ सेक्टर को कितनी सब्सिडी दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम जानते हैं सब्सिडी के ऊपर नियंत्रण के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन। तो भारत ने ये विश्व व्यापार संगठन को कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव कुछ ऐसा है, पहले तो 3 डेफिनेशन याद रखनी है MCQ के लिए। टेरिटोरियल वाटर की सीमा कितनी होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा कितनी होती है, और उसके बियॉन्ड दैट हाई सीज या डिस्टेंट वाटर फिशिंग 200 नॉटिकल माइल, अपने जो तटवर्ती इलाका है उससे भी ज़्यादा, और उसके भी आगे आप जाओ, दैट इज़ द हाई सीज। तो भारत का कुल मिलाकर ये कहना है कि जो देश ओवर फिशिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ रहे हैं, वो कैसे, वो कुछ लिमिट लगाए कि छोटी छोटी साइज़ वाली फिशिंग नेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर कि मछलियों की ब्रीडिंग सीज़न, प्रजनन ऋतु हो तब मछुआरों को समंदर में नहीं जाने दिया जाए, ऐसे जो नियम बनाते हों जो देश, यानी मछलियों का संवर्धन कर रहे हों, तो ऐसे देश की सरकार को छूट दी जाए कि वो मत्स्य क्षेत्र में सब्सिडी दे सके।
Such countries that are not engaging in overfishing, they should be allowed, their government should be allowed to give subsidy to the fisheries sector. On the other hand, ऐसे देश जो कि ये डीप सी फिशिंग कर रहे हैं, हाई सीज फिशिंग कर रहे हैं, मतलब अपने कोस्टल एरिया से भी 200 नॉटिकल माइल से भी आगे जाके फिशिंग कर रहे हैं गहरे समंदर में, तो उनको फिशिंग सब्सिडी देने पर रोक लगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, वो अपना छोड़ के भारत के एरिया में आकर मछली पकड़ते हैं, तो फिर भारत खुद की मछलियों का कंजर्वेशन कैसे कर पाएगा, संवर्धन, जब बाहर वाले जब चुरा के ले जाएंगे। सो दे शुड नॉट बी अलाउड टू गिव फिश सब्सिडी। ये सब मामला चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, पेज 16 स्पोर्ट्स। क्या है, पाकिस्तान वो T20 मैच में जीत गया, भारत हार गया। इसमें हमको क्या समझना है? समझना ये है कि हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सा कोचिंग क्लास ज्वाइन किया हो, नहीं किया हो, आपने यूपीएससी की तैयारी से पहले पिछले साल कितनी प्रीलिम पास की थी या बैंक स्टाफ सिलेक्शन में कितनी आपको सफलता मिली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप नई एग्ज़ाम के लिए फिर से मेरे को तैयारी करनी है तो वो करनी है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग हवा में उड़ते हैं और फिर फेल होते हैं। वो क्रिकेट के लिए भी उतना ही करेक्ट है जितना यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए करेक्ट है। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।